हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस का टॉपिक, जिसमें आपका रहेगा मानव पाचन तंत्र। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर इस चैप्टर से आपका प्रश्न आएगा तो आप लोगों से बनेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाली अपडेट आपको समय से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में पाचन की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 चरणों में पाचन की क्रिया संपन्न होती है। कौन कौन से चरण होते हैं? पहला होता है आपका अंतर्ग्रहण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण, चौथा होता है स्वांगीकरण और पांचवा होता है मल त्याग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भोजन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ हो जाता है? तो जो होता है आपका, उसका हो जाएगा आंसर मुख, यानी कि मुंह से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मुंह में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो ये हो जाएंगे आपके 4 प्रकार के। पहला हो जाएगा आपका कृंतक, दूसरा हो जाएगा आपका छेदक या रत्नक, तीसरा हो जाएगा अग्र चवर्णक और चौथा हो जाएगा चवर्णक। कृंतक वे दांत होते हैं जिनसे भोजन को कुतरने का काम किया जाता है। छेदक या रत्नक वे दांत होते हैं जिनसे भोजन को चीरने या फाड़ने का काम किया जाता है। अग्र चवर्णक वे दांत होते हैं जिनसे भोजन को थोड़ा पीसा जाता है और चवर्णक वे दांत होते हैं जिनसे भोजन को बिल्कुल पीसकर निगल लिया जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, वयस्क मनुष्य में दांत का फार्मूला क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 1 2 3। यहीं अगर आपसे बच्चों का पूछ लिया जाए तो उसका फार्मूला हो जाएगा 2 1 0 2। तो आपको एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए वयस्क मनुष्य का दांत फार्मूला क्या होता है? तो आपको बताना है 2 1 2 0, और अगर बच्चे का पूछा जाए तो बताना है 2 1 0 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, दांत किसके बने होते हैं? तो दांत बने होते हैं आपके ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के, और ये इनेमल से ढके हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जीभ के दाएं तथा बाएं भाग से किस स्वाद का पता लगता है? तो जो मनुष्य की जीभ होती है उसके दाएं तथा बाएं भाग से खट्टे स्वाद का पता लगता है, और जो अगला भाग होता है वो मीठे स्वाद का एहसास कराता है, और पिछला भाग होता है उससे कड़वे स्वाद का पता लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जीभ गले में किस भाग से जुड़ी होती है? तो वो होता है आपका फ्रेनुलम, इससे जीभ आपकी गले में जुड़ी हुई होती है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग साथ साथ लाइक और शेयर भी करते चलें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मुंह से पेट तक खाने को कौन सी नली के द्वारा ले जाया जाता है? जो आपका खाना होता है वो मुंह से पेट तक किस नली के द्वारा आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रास नली। अगला आंसर क्वेश्चन है आपका, आमाशय यानी पेट में भोजन लगभग कितने घंटे तक रुकता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर आपका लगभग 4 घंटे तक आपका भोजन रुकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आमाशय से कौन सा रस निकलता है? आमाशय को पेट भी बोलते हैं। तो इससे आपका निकलता है जठर रस। जठर रस जो होता है पाइलोरिक ग्रंथियों से निकलता है। इसका रंग हल्का पीला होता है और ये अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी कि इसका पीएच मान 7 से कम होता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 11, आमाशय में किन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, यानी कि HCl अम्ल निकलता है? तो ये निकलता है आपकी ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से। HCl भोजन को अम्लीय बनाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12, लार में कौन से एंजाइम होते हैं
तो लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला होता है आपका टाइलिन और दूसरा होता है एमाइलेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आमाशय से निकलने वाली जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। जो जठर रस होता है उसमें पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा एंजाइम दूध में घुली हुई प्रोटीन कैसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट के रूप में बदल देता है। तो ये हो जाएगा आपका रेनिन। ये आपका ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट के रूप में प्रोटीन कैसिनोजेन को बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आमाशय के कितने भाग होते हैं, या हम लोग कह लें पेट के कितने भाग होते हैं। तो ये हो जाएंगे 3। पहला हो जाएगा कार्डिक, दूसरा हो जाएगा फंडिक और तीसरा हो जाएगा पाइलोरिक। तो पेट के 3 भाग होते हैं, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। अगला क्वेश्चन है 16, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो जो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है छोटी आंत, जिसकी लंबाई होती है 6 मीटर के समथिंग और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर लगभग में होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं। तो छोटी आंत के होते हैं 3 भाग। पहला जो होता है आपका ड्यूडेनम, दूसरा होता है जीजुनम और तीसरा होता है इलियम। तो छोटी आंत के 3 भाग हो जाएंगे, ड्यूडेनम, जीजुनम और इलियम। अगला क्वेश्चन है आपका 18, मानव शरीर के किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। मानव शरीर के छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है और अवशोषण भी छोटी आंत में ही होता है। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना क्या कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है अवशोषण। तो पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना ही अवशोषण कहलाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलें। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, उंगली नुमा संरचना शरीर के किस भाग में पाई जाती है। तो ये होती है आपकी छोटी आंत में, जिसे हम कहते हैं बिली। तो ये उंगली नुमा संरचना छोटी आंत में होती है, जिसे बिली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वस्थ मानव शरीर में लगभग कितने लीटर आंत्र रस स्रावित होता है। तो ये लगभग होता है 2 लीटर और इसकी प्रकृति होती है क्षारीय आंतरीय रस की। अगला क्वेश्चन है आपका 22, आंत्र रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका रेप्सिन, दूसरा हो जाएगा माल्टेज, तीसरा हो जाए सुक्रेस, चौथा हो जाएगा लैक्टेस और पांचवा हो जाएगा लाइपेज। तो आंत्र रस में 5 एंजाइम पाए जाते हैं, रेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेस, लैक्टेस और लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 23 है, अवशोषित भोजन का शरीर के प्रयोग में लाया जाना क्या कहलाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन। यानी अवशोषित जो भोजन होता है जो छोटी आंत के द्वारा किया जाता है वो शरीर के उपयोग में लाया जाता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बड़ी आंत को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का। 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है सीकम, दूसरा है कोलन, तीसरा है रेक्टम और चौथा है एनल कैनल। जो आपका कोलन होता है ये बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, यकृत का वजन कितना होता है। तो जो यकृत होता है इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है और पित्त रस भी इसी से स्रावित होता है। अगला है आपका 26, प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में कौन परिवर्तित करता है। तो ये करता है आपका यकृत।
भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में बदल देता है। तो ये दोनों काम होते हैं यकृत के। प्रोटीन की अगर अधिक मात्रा होती है तो उसको कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, और भोजन में अगर वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट से कुछ भाग को वसा में भी बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है यकृत। जो आपका ग्लूकोज होता है, इसकी अधिक मात्रा होने पर यकृत ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर जाता है, और उसके बाद अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। यकृत कोशिकाओं में ये संचित हो जाता है। अगला है आपका 28, यकृत से किस प्रोटीन का उत्पादन होता है जिससे रक्त का थक्का बनने में मदद मिलती है? तो ये प्रोटीन हो जाएगा आपका फाइब्रिनोजेन। ये प्रोटीन होता है जो यकृत से उत्पादित होता है और रक्त का थक्का बनने में मदद करता है जब कट वगैरह लग जाता है उसके दौरान। अगला है 29, यकृत से कौन से प्रोटीन का उत्पादन होता है जो शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता है? तो शरीर के अंदर रक्त का थक्का न जमे इसलिए यकृत से कौन सा प्रोटीन स्रावित होता है? तो इसका नाम है हेपेरिन। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलें। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर के ताप को कौन सा अंग नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा आपका यकृत। जो यकृत होता है वो शरीर के ताप को मेंटेन रखता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारण का पता की जांच किस अंग के द्वारा लगाया जाता है? अगर किसी व्यक्ति को भोजन में जहर देकर मारा गया है तो उसकी जांच के लिए यकृत से पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पित्तरस किस में जमा होता है? तो पित्तरस जिसमें जमा होता है उसका नाम है पित्ताशय, और इसका आकार नाशपाती के आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 7.7। इसका रंग होता है पीला और हरा, और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन है 34, पित्त में जल की मात्रा 85% होती है तथा इसमें पित्त वर्णक की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का 12%, और बाकी का अन्य तत्व पाए जाते हैं। जल की मात्रा 85% और पित्त वर्णक की मात्रा 12%। क्वेश्चन नंबर 35 है, पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर बिलिरुबिन पूरे शरीर में फैल जाता है। इससे कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है आपका पीलिया रोग। जब पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाता है तो बिलिरुबिन पूरे शरीर में फैल जाता है, इस रोग को कहते हैं पीलिया। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका नाम हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है अग्नाशय ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 37 है, अग्नाशय रस किस प्रकृति का होता है? तो इसकी प्रकृति होती है क्षारीय, जिसका पीएच मान होता है 7.5 से 8.3 तक। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलें। अगला क्वेश्चन है आपका, अग्नाशय रस को किस नाम से जाना जाता है? तो अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, लैंगरहैंस की द्वीपिका किसका भाग होता है? जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं ये अग्नाशय का ही भाग होती हैं। तो 39 का आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अगला है आपका, लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो लैंगरहैंस की जो बीटा कोशिका है इससे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, और अल्फा से ग्लूकेगोन निकलता है, और गामा से सोमेटोस्टेटिन नामक
हार्मोन निकलता है। अगला है आपका 41, इंसुलिन की खोज 1921 में किसने की थी? तो जो इंसुलिन हार्मोन है इसकी खोज बेटिंग और बेस्ट ने 1921 में की थी। अगला क्वेश्चन है 42, इंसुलिन के अल्पस्राव से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये होता है आपका मधुमेह, जिसको डायबिटीज़ भी बोलते हैं। अगर इंसुलिन शरीर में कम स्रावित हो रहा है तो इससे आपको मधुमेह या डायबिटीज़ रोग भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इंसुलिन के अधिक स्राव से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अगर शरीर में इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है तो उससे आपको हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाएगा, जिसका असर क्या पड़ता है, जिससे आपको जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान में भी कमी आ जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे इसी तरीके का मिस ना हो सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।